चलो बेटा, तो आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है विद्युत धारिता। चैप्टर 2 का ये सेकंड टॉपिक है। हमारे सेकंड चैप्टर में दो टॉपिक हैं, एक है विद्युत विभव और एक है विद्युत धारिता। ठीक है, विद्युत विभव हमने पढ़ लिया है, विद्युत धारिता हम आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि विद्युत धारिता होती क्या है ना, फिर विद्युत धारिता का क्या सूत्र होता है, विद्युत धारिता किस किस पर निर्भर करती है, फिर विद्युत धारिता को हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो धारिता का मतलब क्या होता है? धारण करने की क्षमता, कैपेसिटी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपेसिटी। आप कैपेसिटी से समझ गए होंगे कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी, मतलब कितना धारण करने की क्या है क्षमता। तो कंडक्टर क्या धारण कर सकता है? कंडक्टर क्या धारण कर सकता है, क्या उसके अंदर कैपेसिटी, क्या स्टोर कर सकता है, क्या उसके अंदर रह सकता है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं। क्या देते हैं? चार्ज। क्या देते हैं? चार्ज। तो चार्ज को धारण कर सकता है, मतलब आवेश, मतलब आवेश। तो जब हम किसी आवेश को किसी भी कंडक्टर को देते हैं, किसी भी कंडक्टर मतलब चालक को, ठीक है, जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ता है। क्या बढ़ता है? विभव बढ़ता है, विभव बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि जो किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के समानुपाती होता है। किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के समानुपाती होता है। मतलब जैसे मान लो एक चालक है, कोई भी एक चालक, इस चालक पे अभी आवेश 0 है। क्या है? 0। तो इस चालक का विभव भी कितना होगा? 0। ठीक है, अभी इस चालक पर आवेश 0 है तो इसका विभव भी कितना है? 0। अब हम इस चालक को आवेश देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे, तो जैसे जैसे आवेश बढ़ाएंगे वैसे वैसे विभव भी इस चालक का क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब कोई चीज देने मतलब बढ़ाने पर बढ़ती है और घटाने पर घटती है तो उसे समानुपाती कहते हैं। तो ये जो सिंबल दिख रहा है वो समानुपाती का नियतांक है ना। तो किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के समानुपाती होता है, ये हमको पता चल गया। अब जब समानुपाती का निशान हटाते हैं और इक्वल लगाते हैं, बराबर का निशान लगाते हैं, जब ऐसा निशान लगाते हैं तो ये कांस्टेंट जरूर आता है। तो ये कांस्टेंट जरूर आता है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ओम का नियम, V समानुपाती I। जब समानुपाती का निशान हटाया था तो यहाँ एक कांस्टेंट आया था R। इस R को हम क्या कहते थे? प्रतिरोध। क्या कहते थे? है तो समानुपाती नहीं था, लेकिन इसी को क्या कहते थे? प्रतिरोध। ऐसे यहाँ पर जब ये हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे तो एक C आएगा। क्या आएगा? C। ये C क्या है? जहां C है क्या? समानुपातिक नियतांक। समानुपातिक नियतांक। और इस समानुपातिक नियतांक जो है इसी को हम क्या कहते हैं? यहाँ धारिता। क्या कहते हैं? यहाँ समानुपातिक नियतांक को क्या कहते थे? प्रतिरोध। क्या कहते थे? प्रतिरोध। ऐसे इस समानुपातिक नियतांक को क्या कहते हैं? धारिता। तो हमने लिखा C समानुपातिक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। धारिता कहें या विद्युत धारिता कहें, एक ही बात है बेटा। धारिता और विद्युत धारिता एक ही बात। अब अगर मैं यहां से विद्युत धारिता का सूत्र निकालूंगा तो क्या आएगा बताओ बेटा? विद्युत धारिता का सूत्र आ जाएगा, यहां से C निकालेंगे तो C आ जाएगा Q/V। क्या आ जाएगा? Q/V। क्या आ जाएगा? Q/V। अब अगर किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं। ये Q क्या था? अभी हमने आपको बताया था, चालक को दिया गया आवेश। और V क्या होगा? उस चालक के विभव में वृद्धि। वृद्धि मतलब इंक्रीज हो गया, पहले 0 था बढ़ के V हो गया। तो ये है किसी चालक को दिया गया आवेश। Q क्या है? किसी चालक को दिया गया आवेश। आपको अभी बताया था ये एक चालक था, इसको आवेश दिया Q, तो इसका विभव पहले कितना था? 0। अब इसका विभव बढ़ के कितना हो गया? V। तो V क्या है? इसके विभव में वृद्धि। क्या है? विभव में वृद्धि। और Q क्या है? चालक का दिया गया आवेश। तो ये है चालक को दिया गया आवेश और ये है विभव में वृद्धि। और ये अनुपात में लिखा हुआ है। किस में लिखा है? तो इस अनुपात को क्या कहते हैं? चालक की धारिता। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी बेटा? इसकी परिभाषा क्या बनेगी? किसी चालक को दिया गया आवेश
और उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। चालक की धारिता कहते हैं। चालक की क्या कहते हैं? धारिता। तो कोई आपसे पूछे विद्युत धारिता किसे कहते हैं, क्वेश्चन अगर कोई आपसे बोले विद्युत धारिता किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? हम जानते हैं किसी चालक को दिया गया आवेश विभव के समानुपाती होता है। समानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को समानुपातिक नियतांक कहते हैं, जिसे चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, ये चालक की धारिता का सूत्र निकालेंगे तो Q अपॉन V आएगा। किसी चालक को दिया गया आवेश Q है और उसकी विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं। अब आते हैं इसका मात्रक क्या होता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, वो समझ लेते हैं। देखो बेटा, मात्रक एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है। एसआई पद्धति में दो प्रकार की पद्धति यूज करते हैं अपन। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और विभव का होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और कूलाम अपन वोल्ट को क्या कहते हैं? फैराड। क्या कहते हैं? फैराड। तो धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराड। क्या होता है? फैराड। अब सीजीएस मात्रक की बात कर लेते हैं। तो सीजीएस मात्रक तो आवेश का होता है स्थैत कूलाम। क्या होता है? स्थैत कूलाम। और विभव का होता है स्थैत वोल्ट। स्थैत वोल्ट। तो स्थैत कूलाम अपन स्थैत वोल्ट को कहते हैं स्थैत फैराड। क्या कहते हैं? स्थैत फैराड। क्या कहते हैं? स्थैत फैराड। तो जब भी विद्युत में कोई भी मात्रक अगर साइंटिस्ट के नाम पर है, किसके नाम पर? साइंटिस्ट के, तो उन सबकी सीजीएस मात्रक में स्थैत लगा दो। स्थैत जैसे कूलाम स्थैत कूलाम, वोल्ट स्थैत वोल्ट, एम्पियर स्थैत एम्पियर, फैराड स्थैत फैराड। समझ गए कि नहीं? तो विभव विद्युत पूरे विद्युत में जो भी यूनिट मात्रक जो भी है अगर साइंटिस्ट के नाम पर है तो उसकी सीजीएस यूनिट याद ही नहीं करनी। क्यों? सब में स्थैत लगा दो, साइंटिस्ट के नाम पर होनी चाहिए। समझ गए कि नहीं? तो उसमें क्या लगा दो? स्थैत। समझ गए कि नहीं? समझ गए? तो अगर ऐसा ही फैराड है तो सीजीएस क्या होगी? स्थैत फैराड। स्थैत ही तो लगानी। समझ गए कि नहीं? अब इसका आता है विमीय सूत्र। क्या आता है बेटा? विमीय सूत्र क्या होता है? तो इसका विमीय सूत्र देख लेते हैं। विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र तो भैया अगर आपने पढ़े हो तो आसानी समझ में आएगी, नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो या तो याद कर लो, सी का होता है वो आवेश का होता है एटी। आवेश का क्या होता है? एटी। और विभव का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। अब ये याद करना पड़ेगा और नहीं तो सिखाना पड़ेगा। 11वीं क्लास में सीखने के लिए होते हैं, है ना। चलो मैं सिखा दूंगा कैसे आया। फिलहाल इसको पहले सॉल्व करके लिख देता हूँ। C इक्वल टू एम ऊपर जाएगा -1, एल ऊपर जाएगा -2, टी ऊपर जाएगा 4 और ए ऊपर जाएगा 2। तो ये धारिता का क्या आ गया? विमीय सूत्र। पेपर में पूछा जाता है धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है, तो ये बनाना आना चाहिए। अब ये तो हमने डायरेक्ट बता दिया और मान लो तुम्हें डायरेक्ट तो याद हुआ नहीं, तो मैं सीखना है कैसे आता है, तो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। आपको 4 फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। पहला, द्रव्यमान का m होता है, लंबाई का l होता है, समय का t होता है और धारा का a होता है। ये 4 तो याद करने पड़ेंगे। द्रव्यमान का m,
लंबाई का L, समय का T और धारा का A। ठीक है। अब अभी हमने आपसे बोला आवेश, आवेश होता है बेटा धारा इंटू समय, और धारा का क्या है A और समय का क्या है T, तो आवेश का क्या हुआ AT। बात समझ में आई। अब आते हैं विभव पर। तो विभव होता है बेटा कार्य बटे आवेश। न इसमें कार्य दिख रहा है, आवेश तो दिख रहा है, आवेश का तो निकाल ही दिया, तो कार्य का निकालना पड़ेगा। और कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। बल का इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण इसमें है नहीं, तो त्वरण का होता है बेटा वेग बटे समय। वेग इसमें है नहीं है, तो वेग क्या होता है दूरी बटे या विस्थापन बटे समय। तो ये फॉर्मूले तो याद, आपको 11th क्लास के फॉर्मूले हैं भैया, याद करने पड़ेंगे, और नहीं तो सीधा डायरेक्ट बनाना सीख लो। इतना फॉर्मूला याद नहीं करना तो बल का तो याद कर लेना। एक फॉर्मूला जो मैं हमेशा कहता हूँ याद करके रखना है, ये तो रट लो, mLT-2। बल का याद कर लो। किसका? बल का। अब अगर तुम्हें मान लो बल का याद होता तो तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताना। बल का पता है क्या होता है mLT-2। और विस्थापन का, विस्थापन की यूनिट क्या होती है मीटर, तो विस्थापन है क्या लंबाई, ही तो है, लंबाई का क्या होता है L। तो क्या बन गया ये mL²T-2। तो कार्य का आया mL²T-2 और आवेश का AT, तो ये आ गया mL²T-3A-1। देखो विभव का आ गया, आवेश का पता है, तो धारिता का निकाल ही लोगे, C=Q/V से आवेश का AT और विभव का mL²T-3A-1। सॉल्व करेंगे, m ऊपर जाएगा -1, L ऊपर जाएगा -2, T ऊपर जाएगा +3 और 1 4 और 2 प्लस, देखो बन गया। अब ये 11th क्लास की फिजिक्स अगर अपन ने नहीं पढ़ी है तो फिर याद, यहाँ तो याद करना पड़ेगा ना। अब हम तुम्हें 11th के पूरे बिंदु सूत्र तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे कुछ चीजें याद कर लो, बल का याद कर लो, तो ये सब चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। अब बल का कैसे आया वो भी एक बार बता देते हैं। बल का निकालना है तो त्वरण का चाहिए, त्वरण का निकालना है तो वेग का चाहिए, तो वेग होता है बेटा विस्थापन L, समय T, तो कितना आ गया LT-1, कितना आ गया। अब इस LT-1 को जब हम यहाँ रखेंगे LT-1 तो टाइम का T, तो ये क्या आ गया LT-2, क्या आ गया LT-2, और इस त्वरण का यहाँ रख देंगे द्रव्यमान का M और त्वरण का LT-2, तो ये क्या बन गया mLT-2। द्रव्यमान का M होता है, द्रव्यमान का तो दिया M और त्वरण का निकाल दिया LT-2, तो क्या बन गया mLT-2। तो यही तो बताया था कि इसका याद कर लो डायरेक्ट, तो इतना दिमाग क्यों लगाना, सीधा याद करो ना बल का mLT-2, बस यहीं से सॉल्व होकर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। धारिता किसे कहते हैं समझ में आ गया, धारिता किसे कहते हैं समझ में आ गया, उसका मात्रक समझ में आ गया, उसका बिंदु सूत्र भी समझ में आ गया। क्लियर, किसी को दिक्कत, यहां तक समझ में आ गया सबको। अब एक फेराड में और स्थिर फेराड में क्या क्या रिलेशन है, एक फेराड कितने स्थिर फेराड के बराबर होता है तो समझेंगे। एक फेराड और स्थिर फेराड में संबंध, स्थिर फेराड में संबंध, तो भैया हम जानते हैं क्या जानते हैं कि C होता है Q/V। तो एक फेराड इक्वल टू होता है एक कूलाम अपॉन एक वोल्ट। एक कूलाम में कितने स्थिर कूलाम होते हैं 3 × 10⁹ ये याद करने पड़ेंगे, स्थिर कूलाम होते हैं। और एक वोल्ट में 1/300 स्थिर वोल्ट होते हैं। 300 जब ऊपर जाएगा तो 3 × 9, 2 0 और 9 0 कितना हो गया 11 0, और स्थिर कूलम अपन स्थिर वोल्ट को कहते हैं स्थिर फेराड। तो इसका एक फेराड में 9 × 10⁻11 स्थिर फेराड होते हैं। बात समझ में आ गई, कैसे निकाला देखो। हम जानते हैं C = Q/V, अभी फॉर्मूला बताया था, C = Q/V अभी फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पर Q की वैल्यू हमने क्या रख दी, Q की वैल्यू कूलाम 1 वोल्ट, तो 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट को 1 फेराड कहते हैं।
अब एक कूलम में कितने स्थित कूलम, तो ये हमने पढ़ा दिया फर्स्ट चैप्टर में। नहीं पता तो यहाँ याद कर लो कि एक कूलम में इतने स्थित कूलम होते हैं, एक बोल्ट में इतने स्थित बोल्ट होते हैं, ये विभव नहीं पढ़ाया। 300 जब ऊपर जाएंगे तो 3 3 जा 9, और 9 और 2 जीरो कितने हो गए, 11 जीरो। तो 9 गुणा 10 की 11, 11 स्थित फेरेड होते हैं। एक फेरेड में कितने होते हैं, 9 गुणा 10 की घात 11 स्थित फेरेड होते हैं। कितने होते हैं, 9 गुणा 10 की घात 11 स्थित फेरेड होते हैं। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया, जल्दी बोलो हाँ और ना, आ गया यहाँ तक समझ में। चलो अब बात करते हैं एक फेरेड के बाद, एक फेरेड की परिभाषा लिखिए। एक फेरेड की क्या परिभाषा होती है, तो एक फेरेड की परिभाषा सिंपल सी है, किसी आवेश को एक कूलम आवेश देंगे और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होगी तो उसकी धारिता 1 फेरेड कहलाएगी। देखो कैसे, यही कर देते, देखो एक फेरेड की मान लो परिभाषा आ गई, 1 वर्ड में आ जाता है कभी कभार। एक फेरेड की परिभाषा लिखिए, एक फेरेड की परिभाषा लिखो तो लिखेंगे यही, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, C = Q/V जानते हैं। एक फेरेड कब आता है, जब एक, यहां लिख देते हैं, यदि Q = 1 कूलम हो, 1 कूलम, तथा V = 1 वोल्ट हो, 1 वोल्ट, हो तो रख दो इसमें 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। तो 1 से 1 का डिवाइड तो 1 ही आता है, और कूलम अपन वोल्ट को क्या कहते हैं, फेरेड। क्या कहते हैं, तो यहां से इसकी परिभाषा बनेगी, क्या बनेगी परिभाषा, यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तो विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तो उसकी धारिता 1 फेरेड कहलाती है। उसकी धारिता क्या कहलाती है, 1 फेरेड। क्लियर। यदि किसी आवेश को 1 कूलम आवेश दिया, इसी किसी चालक को कितना कूलम आवेश दिया, 1 कूलम, और उसके विभव में कितनी वृद्धि हो गई, 1 वोल्ट, तो उसकी धारिता क्या कहलाएगी, 1 फेरेड। बस ये चीज की लिख दी, समझ में आ गया इतना, फिर से समझ में। सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया, विद्युत धारिता क्या होती है। तो विद्युत धारिता में आपने पढ़ा, हम जानते हैं कि आवेश विभव के समानुपाती होती है। समानुपाती का निशान हटाए तो कांस्टेंट आता है। ये समानुपातिक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, चालक की धारिता। तो धारिता जब निकालेंगे तो Q/V आएगा। तो किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं, चालक की धारिता। इसका मात्रक SI फेरेड, CGS स्थिर फेरेड, विमी सूत्र M-1 L-2 T4 और A2। ठीक है। इसके बाद हमने बताया एक कैसे निकाला हमने, ये विमी सूत्र तो उसकी कहानी लिखी हुई है। इसके बाद एक फेरेड और स्थिर फेरेड में क्या संबंध है, तो एक फेरेड में इतने 9 × 10 की घात 11 स्थिर फेरेड होते हैं। ये कैसे आए वो हमने निकाल के बताया। इसके बाद एक फेरेड की परिभाषा लिखी, यदि किसी आवेश को 1 कूलम आवेश देंगे और इसके वोल्ट में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 1 वोल्ट, तो उसकी धारिता क्या कहलाएगी, 1 फेरेड। क्लियर। अब अपन को पढ़ना है नेक्स्ट। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में भी आता है कई बार। विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए सूत्र या व्यंजक।
सूत्र और व्यंजक एक ही बात है ना, याद कीजिए। विलगित गोली चालक की धारता के लिए व्यंजक याद कीजिए, सूत्र याद कीजिए। तो विलगित गोली चालक क्या होता है? तो विलगित को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोलेटेड। तो अभी तुमने कोरोना में सुना होगा आइसोलेशन में चला गया, आइसोलेट हो गया, आइसोलेट हो गया। आइसोलेट मतलब सबसे हट गया, बाहर के वातावरण से दूर हो गया, अब उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, अब उसका बाहर के वातावरण पर उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो विलगित गोली चालक मतलब एक ऐसा चालक जिस पर बाहर के वातावरण का असर ना हो, ठीक है। तो विलगित गोली चालक मतलब जो स्वयं चालक है उसे आसपास से कोई लेना देना नहीं है। तो मान लो गोली है तो गोली बना लेते हैं, ये विलगित गोली चालक है, ठीक है। इसका ये है केंद्र, इसकी त्रिज्या है R, इसको हमने +Q आवेश दिया, तो ये आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो गया। तो जब इसकी सतह पर आवेश आ गया तो इसमें से क्या निकलेंगी? विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं। ये विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रहे हैं। ये एक विलगित गोली चालक है जिसका केंद्र वो त्रिज्या R है, इसको +Q आवेश दिया, ये +Q आवेश इसके सतह पर एक समान रूप से वितरित हो गया, तो इससे निकलने वाली कुल बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही। अब हमें इसकी क्या निकालनी है बेटा? धारता। क्या निकालनी है? देखो लिखा है ना, धारता के लिए धारता क्या निकालनी है? और धारता का भी सूत्र क्या पढ़ाया मैंने? C = Q/V। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? तो इसका मतलब ये है कि हमें इसकी धारता तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास विभव हो, जब हमारे पास में विभव होगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो इसका मतलब हम कुल मिला के बाद ये कह सकते हैं कि इसका विभव निकाल दो, धारता अपने आप आ जाएगी, उस फॉर्मूले में रखते आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो हमने लिखा, माना कि एक विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या R तथा केंद्र O है। समझ में आया इतना? त्रिज्या R है, केंद्र O है। इसको +Q आवेश देते हैं, +Q आवेश, इसे +Q आवेश दिया जाता है जो इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। वितरित मतलब फैल जाता है, हो जाता, ठीक है। अगर गोली चालक को आवेश दिया, उसके सतह पर आया, लेकिन वो ऐसा लगेगा कि उसके केंद्र पर है। कंसीडर कैसा किया जाएगा? केंद्र पर। मतलब ये जो आवेश है वो है तो इसकी सतह पर, लेकिन ये तो बिंदु के आवेश की तरह कार्य करेगा, ऐसा लगेगा इसके केंद्र पर आवेश स्थित। ये जो आवेश है ये कहां माना जाएगा? कि इसके केंद्र पर स्थित है। कहां पे माना जाएगा? केंद्र पर स्थित है, ऐसा यहां माना जाएगा। होता नहीं, होता तो सतह पर, लेकिन ऐसा होता कि वो माना जाता है, कंसीडर किया जाता है। जैसे मान लो एक बॉक्स है, इसका द्रव्यमान तो पूरी जगह पर है, लेकिन माना एक बिंदु पर जाता है। माना कहा जाता है? केंद्र में, एक बिंदु पर से। ऐसी इसका आवेश पूरी सतह पर है, लेकिन कहां माना जाता है? इसके केंद्र पर। अब केंद्र से R दूरी पर अगर मुझे यहां पर विभव पता चल जाए तो धारता अपने आप निकल आएगी। तो हमने लिखा, इसके कारण +Q आवेश, ऐसे लिख देते हैं, इसकी सतह पर विभव
तो विभव होता है V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन, बिंदु आवेश के कारण तो यही होता है, बिंदु आवेश के कारण 1/4 K Q अपॉन R होता है बिंदु आवेश के कारण, तो K की वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन R। बात समझ में आ गई? अगर माध्यम मानना है तो यहाँ पे K अभी मान लो माध्यम का, बाद में मानना है तो बाद, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, हमने समीकरण 1 मान लिया। किंतु धारता के सूत्र से तो धारता का सूत्र होता है C इक्वल टू Q अपॉन V। समीकरण 1 से V का मान रखने पर, समीकरण 1 से V का मान रखने पर, तो यहां से C इक्वल टू आया Q अपॉन 1/4πε0 Q अपॉन R। हाँ बेटा, इसकी सतह पर विभव, तो विभव का सूत्र होता है, हाँ याद करना पड़ेगा अपन, है ना, क्योंकि विभव पढ़ लिया ना, तो विभव का सूत्र ये होता है ना। अब धारता में यहाँ V का वैल्यू रखा तो देखो Q से Q कट गया, Q से Q ये ऊपर चला जाएगा, तो C इक्वल टू आ जाएगा 4πε0 R। C इक्वल टू 4πε0 R। अब मान लो इसमें माध्यम उपस्थित होता है, यदि माध्यम उपस्थित है, यदि माध्यम उपस्थित है तो ये C इक्वल टू बन जाएगा 4πε0 के R। तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट के बगल से एक की आ जाता है कैपिटल के, क्या आ जाता है कैपिटल के। इस कैपिटल के को क्या कहते हैं, जहां कैपिटल के क्या है, परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, यहां के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है। तो यहां से सी आर के कैसा हो रही है, सी आर के कैसा है, समानता, सी आर के कैसा है, समानता। इसका मतलब अगर किसी चालक की त्रिज्या, गोली चालक की त्रिज्या जितनी बड़ी होगी उसकी धारता उतनी ज्यादा होगी। अरे सिंपल सी बात है, धारण करने की क्षमता, बाल्टी छोटी, छोटा पानी आएगा उसमें, बड़ी बाल्टी बड़ा पानी आएगा, तो चालक की त्रिज्या बड़ी तो ज्यादा आवेश लेगा, छोटी तो कम है, तो धारता आर के समानुपाती, जिसकी छोटी त्रिज्या उसकी धारता छोटी, जिसकी बड़ी त्रिज्या उसकी धारता बड़ी। अब सीजीएस पद्धति में ये जो हमारे पास में 4πε0 रखा है ना, 1/4πε0, इसकी वैल्यू 1 होती है, क्या होती है 1, के का मान 1 होता है, 1/4πε0 की वैल्यू 1 होती है। अब जब 1/4πε0 की वैल्यू 1 है तो 4πε0 की भी क्या हो जाएगी 1, 1/x की अगर 1 है तो x की क्या आएगी 1। जैसे अगर किसी की 1/x की वैल्यू 1 है तो x की भी क्या आएगी 1। तो जब इसकी 4πε0 की वैल्यू अगर 1 है तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा r, देखो इसमें क्या आ जाएगा r, तो त्रिज्या के बराबर होता है, और त्रिज्या की मात्रक सेंटीमीटर होता है। तो सीजीएस पद्धति में धारता का मात्रक भी क्या हो जाता है, मात्रक क्या हो जाता है सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, धारता, किसी गोली चालक की धारता का सीजीएस मात्रक है, किसी गोली चालक की धारता का सीजीएस मात्रक है। अब सीजीएस मात्रक आप क्या बताओगे, आपको तो स्थिर फैराड पता है, स्थिर फैराड ऑप्शन में नहीं होगा, ऑप्शन में होगा फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड और सेंटीमीटर। तो तुम सेंटीमीटर में तो दिमाग ही नहीं लगाओगे, बोले सेंटीमीटर तो लंबाई का होता है, तो तुम फैराड में भी दिमाग नहीं लगाओगे, फैराड तो ऐसा ही होता है। फिर आप तुम माइक्रो फैराड और नैनो फैराड में लगे रहोगे, तो उनमें से एक टिक कर दो, आंसर गलत हो जाएगा। यहां पर मात्रक क्या हो जाता है सेंटीमीटर। बात समझ में आई? तो ये किसी विलगित गोली चालक की क्या हो गया धारता का, समझ गए कि नहीं आया समझ में, आया समझ में? चलो
तो यहाँ से लिख लो आप स्टार्टिंग से।